स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर के एक और पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आ गया हूं। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे कॉस्मेटिक में यूज होने वाले जार के लिए स्क्वायर बॉक्स। स्क्वायर बॉक्स का हम प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे। लेआउट में हम देखेंगे डाई कट लाइन, ब्लीड और क्रीज लाइन। वीडियो को जरूर पूरा देखना क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। और उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिजाइन करेंगे ये जार के लिए स्क्वायर बॉक्स। अब मैं कुछ जरूरी बातें आपको बताने वाला हूं, साथ साथ हम आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 3 चीजों का याद रखिए जब भी आप कोई पैकेजिंग डिजाइन करते हो: क्वालिटी, क्वांटिटी और शेप। इन तीनों चीजों में कुछ भी वैल्यू चेंज हुआ, आपके क्वालिटी में चेंज हुआ कुछ भी, या फिर क्वांटिटी में कुछ भी चेंज हुआ, या शेप चेंज हुआ, तो आपका डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। बॉक्स का डिजाइन की बात कर रहा हूँ, प्रिंट के डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपका बॉक्स का डिजाइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर इसका जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई तो भी चेंज होगा। जैसे कि इस जार की बिल्ड क्वालिटी अगर चेंज होगी, यूं मान लीजिए कि ग्लास का है तो ग्लास का वेट ज्यादा होता है, उसके अंदर प्रोडक्ट का भी वेट होगा, तो दोनों का वेट झेलने के लिए उसको बाहर का जो बॉक्स बनाया जाता है उसका जो लॉक सिस्टम होता है, मैं अभी दिखाऊंगा कि क्या है लॉक सिस्टम। उसका डिजाइन उस तरह से किया जाता है ताकि वो जार को अंदर ही संभाल के रखे। कोई झटका लगने की वजह से या उलट पुलट करने की वजह से या उल्टा सीधा करने की वजह से इस बॉक्स को वो बाहर ना निकल के आ जाए, तो इस तरह से डिजाइन किया जाता है। अगर प्लास्टिक का हुआ तो हाँ, वो लाइट वेट होगा, उसमें कोई ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आम तरह से जिस तरह से बॉक्स डिजाइन करते हैं उसी तरह से ही उसको डिजाइन किया जाएगा। तो दूसरे बॉक्स से काफी अलग तरीके से इसका डिजाइन होगा। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। क्लाइंट साइज आपको देगा, तो मेरे क्लाइंट ने मुझे साइज दिया है, ठीक है। लेंथ, विड्थ और हाइट 90 mm, 90 mm, 90 mm। क्योंकि एक स्क्वायर बॉक्स है तो इसलिए वैल्यू सेम है। 50 ml का ये जार है। और एक बात बता दूं कि जार ही क्यों यूज में लिया जाता है। देखिए, स्क्वायर बॉक्स है तो जार है, जार के लिए ही स्क्वायर बॉक्स डिजाइन किया जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया जाता है, कम क्वांटिटी में लिया जाता है, इसलिए उसको जार में इसलिए रखा जाता है ताकि उसको निकालने में आसानी रहे, ठीक है। अब जैसे ही इसका शेप भी अगर चेंज हो जाता है, ठीक है, यूं समझ लीजिए कि एक राउंड शेप का जार है। अब ये राउंड शेप ना रहकर कोई बॉट शेप का, ओवल शेप का, रेक्टेंगल शेप का, जैसे ही इसका शेप चेंज होगा तो इस बॉक्स का भी शेप चेंज हो जाएगा। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। तो यहां मैं आपको समझा दूं, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये हो गया जी लेंथ, ये हो गया विड्थ और ये हो गया जी हाइट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ठीक है जी। इनके अलग अलग पार्ट के नाम भी है। कुछ पार्ट जो है वो फोल्ड होके अंदर की तरफ जा रहे हैं, उनको भी मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। वीडियो को जरूर पूरा देखना। तो चलिए एक न्यू डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं और अपना बॉक्स का प्रिंटिंग का लेआउट को क्रिएट करते हैं। तो फाइल में जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे। तो ये लीजिए, न्यू डॉक्यूमेंट का हमारा पैनल ओपन हो गया है जी। और देखिए, अगर प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हो तो सीधा आप आना प्रिंटिंग में, और जो भी आपको नाम वगैरह कुछ भी आपको सेटिंग करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, तो आप वेब में भी जाकर या कहीं पे भी कुछ भी ले सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रीसेट डिटेल्स में मैं नेम दे रहा हूं, जैसे कि कॉस्मेटिक बॉक्स कर देते हैं इसको, ठीक है जी। यूनिट मैं ले रहा हूं जी मिलीमीटर। आप अपने हिसाब से ले लेना यूनिट, जो भी आपको देखना पसंद हो, या आपके क्लाइंट ने जो यूनिट दिया है उसी यूनिट पे आप काम कर लीजिए, ठीक है। साइज देखिए, आर्टबोर्ड का साइज आप कोई भी ले सकते हो, बाद में भी हम छोटा बड़ा आर्टबोर्ड को कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं 500 विड्थ में और 500 हाइट में ले रहा हूं, ठीक है जी। 500 mm, ठीक है। ओरिएंटेशन को छोड़ देंगे,
आर्टबोर्ड और ब्लीड को भी छोड़ देंगे। ब्लीड हम मैन्युअली क्रिएट करेंगे, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे ब्लीड क्रिएट किया जाता है। साथ में नीचे आ जाए एडवांस ऑप्शन में, जैसे कि मैंने कहा कि अगर प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हो तो भाई आप लेना CMYK के, नहीं तो RGB ले लेना। ठीक है जी, मैं RGB ले रहा हूँ क्योंकि मैं ट्यूटोरियल के लिए यूज करूंगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे मैं 72 PPI ले रहा हूँ। अगर प्रिंटिंग के लिए कर रहे हो तो आप 300 PPI में रखना। ठीक है, और क्रिएट, तो ये लीजिए जी, हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। अब सबसे पहले थोड़ी सी सेटिंग आप कर लेना, जैसे कि कुछ पैनल आप बाहर निकाल लेना, जैसे कि अलाइन का पैनल, ट्रांसफॉर्म का पैनल, पाथ फाइंडर का पैनल, और चाहो तो स्ट्रोक का पैनल को भी निकाल लेना। मेरा नया वर्जन है, अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो सिंपली विंडो में जाना और यहाँ से स्ट्रोक का पैनल को भी बाहर निकाल लेना। ठीक है जी, यहाँ से हम शो ऑप्शन इसको करके यहाँ पे कहीं रख लेते हैं। ठीक है जी, और एक सेटिंग आपने करनी है, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस, और यहाँ से आ जाएंगे जर्नल में। ठीक है जी, जर्नल में सबसे ऊपर आपको नजर आएगा कीबोर्ड इंक्रीमेंट, इसको 1 mm पे सेट करना है। ठीक है जी, अब ये क्या चीज है, इसको कहते हैं नज। जिनको नहीं पता है उनके लिए अलग से वीडियो है नज में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है नज कैसे यूज में लेते हैं, क्यों यूज में लेते हैं, क्या फायदे हैं उसके, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आज हम नज को भी यूज करेंगे। ठीक है जी, ओके, मैं कर रहा हूं। अब यहां से आ रहा हूं जी, मैं पहले तो फिल को खत्म कर देता हूं, स्ट्रोक लूंगा। स्ट्रोक में कलर मैं HSB ले रहा हूं और इसको कर रहा हूं ब्लैक, प्योर ब्लैक। ठीक है जी, ऑलराइट। सो अब ले लेते हैं जी यहाँ से रेक्टेंगल, और बीच में कहीं आके माउस को क्लिक करते हैं, और ये साइज पूछता है। साइज जी हमारा था 90 mm, तो यहाँ पे दे देते हैं विड्थ में 90 और हाइट में भी 90, और करेंगे हम ओके। ठीक है जी, ये आ गया जी हमारा एक रेक्टेंगल। अब देखिए एक चीज, सभी ज्यादातर बॉक्स में आपने देखा होगा कि जब भी हम बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को बनाते हैं तो लेआउट हमेशा फ्रंट टू बैक जाते हैं, यानी कि पहले फ्रंट डिजाइन करते हैं या फ्रंट को बनाते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम बैक में जाते हैं। पर इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, इसमें बैक टू फ्रंट होता है। अब बैक टू फ्रंट किया हुआ, तो यहां मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये जो साइड होगा ये होगा फ्रंट, क्योंकि ओपन हो रहा है यहां से। ये होगा जी बैक साइड। अब कुछ लोग इसको फ्रंट कह देते हैं और इस वाले को बैक कह देते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि फ्रंट और बैक में सेम तरह से डिजाइन होता है, तो कुछ लोग इसको भी फ्रंट कह देते हैं, मैं इसको फ्रंट कहता हूं। तो ये हो गया जी हमारा बैक। अब देखिए बैक के ऊपर आएगा फ्लिप लॉक। अब फ्लिप लॉक क्या है, ये है जी फ्लिप, ठीक है, और इसके अंदर जा रहा है लॉक। तो फ्लिप लॉक को बनाने के लिए इसी रेक्टेंगल का एक डुप्लीकेट करेंगे, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है जी, ये हो गया जी फ्लिप। अब इसके ऊपर होगा लॉक, तो लॉक के लिए फिर से इसका डुप्लीकेट करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, और इस रेक्टेंगल को कर देंगे हाफ। हाफ देखिए वर्टिकली मैं कर रहा हूँ, वर्टिकली हाफ करने का मतलब इसके सेंटर तक लेके आएंगे इस रेक्टेंगल की। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से, जैसे ये सेंटर दिखाए, ये देखिए दिखा रहा है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है जी, अब यहां से आपको करना है राउंडेड। इसको राउंडेड क्यों करेंगे, वो इसलिए क्योंकि इस लॉक को आसानी से हम बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। तो राउंडेड नहीं होगा तो इधर उधर वो फंसेगा या अटकेगा। ठीक है जी, तो उसके लिए मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और 2 एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इसको राउंडेड करेंगे। राउंडेड ऐसे ही नहीं करना है, इसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। ये बॉक्स थोड़ा सा अलग तरह का है, जैसे मैंने कहा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइए। कॉर्नर को 10 to 15 mm तक आप रखिए, उससे ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। ठीक है जी, नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है कॉर्नर। अगर पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो ये आपको ऊपर नजर आएगा, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जी 12। ठीक है जी, ये हो गया जी कॉर्नर दोनों साइड में। तो वापस नीचे आ जाते हैं और ये जो बैक साइड के इस साइड में आएगा राइट साइड, तो इसी के मैं एक डुप्लीकेट कर रहा हूँ रेक्टेंगल का और इसके साथ लगा देता हूँ। राइट साइड पर आएगा अपर फ्लिप एंगल और नीचे आएगा बॉटम फ्लिप एंगल। दोनों का डिजाइन थोड़ा सा अलग होगा,
दोनों का एंगल का शेप होता है, तो दोनों का अलग तरीके से डिजाइन होगा। अलग क्यों होगा, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले मैं इसको डुप्लीकेट करके एक ऊपर लगा देता हूँ, क्योंकि हम पहले ऊपर अपर फ्लिप एंगल बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने इसका डुप्लीकेट किया। अब इसको भी उस ऊपर से वर्टिकली हाफ कर देंगे इसको, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब मैं ये कर रहा हूँ जी, इस रेक्टेंगल का एक डुप्लीकेट करके बाहर कहीं रख रहा हूँ, और इसको एक बार और ऊपर से वर्टिकली हाफ कर दूंगा, यूं करके, ठीक है जी। हाफ करके अब इसको हॉरिजेंटली हाफ करेंगे, ऐसे करके, यूं कर इसको रखेंगे। इसको बार बार हम यूज करते रहेंगे, तो इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, कुछ इस तरह से रेड कर दिया मैंने, ठीक है जी। अब एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और इस रेक्टेंगल का साइज मैं ले रहा हूँ, मैं पैनल में जाऊंगा, ठीक है। विड्थ और हाइट ले लेंगे 2 mm बाई 2 mm का एक स्क्वायर हमने ड्रॉ किया, ठीक है जी। ऑलराइट, तो यहाँ पे आ जाए तो सबसे पहले जी ये ले लेते हैं, इसका एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, ठीक है जी। एक इसको डुप्लीकेट करके एक बार और हाफ कर देंगे इसको, ये लीजिए, एक स्क्वायर बन गया ये। अब इस रेक्टेंगल के साथ इसको अलाइन करेंगे, अलाइन करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए अलाइन के पैनल में चली जाइए, ठीक है। अलाइन 2 में ऊपर ही सिलेक्शन रखिए, और बॉटम, और यहाँ पे राइट, ठीक है जी। ये आ गया, डी सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आर प्रेस कर लीजिए, तो ऊपर आ जाते हैं रूलर, और इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए। रूलर लगाएंगे जी, एक तो लगाएंगे जी सेंटर में, इस रेड वाले रेक्टेंगल के सेंटर में। फिर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस रेक्टेंगल को, और एक लगाएंगे इस तरह से लाकर सेंटर में, ठीक है। ये क्रॉस होते हुए 2 गाइडलाइन, ठीक है जी। अब मैं ये कर रहा हूँ जी, एक और लगा रहा हूँ गाइडलाइन यहाँ पे, अंडू करके फिर से लगाता हूँ, यूं करके, ठीक है जी। इसको बाहर कर देंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है, चाहो तो उसको डिलीट भी कर देना, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, ये ब्लैक वाले नीचे वाले, और पेन टूल के नीचे आपको मिलेगा ऐड एंकर पॉइंट टूल, इसको ले लेना, और इसको कर देंगे हम जूम। जूम कर लीजिए जितना आप जूम कर सकते हो, और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है जी। ये जो आपको दिख रहा है गाइडलाइन, तो इस गाइडलाइन के नीचे एक लगाना है आपने। अब आप ये करेंगे जी, ये जो हमारा एंकर पॉइंट है, चाहो तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, वैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब देखिए नज का क्या काम है, आप कीबोर्ड के एरोस की मदद से मैं थोड़ा सा जूम करके इसको सेलेक्ट कर लूं, और ये देखिए कुछ इस तरह से मूव होगा, ठीक है। और इसको मूव करके आपने ये जो क्रॉस होते हुए गाइडलाइन है, इसके ऊपर लेके आना है, देखिए कुछ तो कुछ इस तरह से। अब आ जाते हैं जी, ऊपर वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, ये वाले एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया, इसको इस गाइडलाइन के साथ में लेके आएंगे, देखिए कुछ इस तरह से, थोड़ा सा पीछे रखते हैं, और इसका कॉर्नर भी हम 12 कर देंगे, तो सेलेक्ट है और 12, ये लीजिए जी, कुछ इस तरह से एक एंगल शेप में हमें मिल रहा है। अब आ जाते हैं जी, इस वाले रेक्टेंगल को ड्रैग करके यहाँ पे, और ऊपर वाले रेक्टेंगल को भी सेलेक्ट करेंगे, और इसको कर देंगे अलाइन यहाँ पे, तो बॉटम और लेफ्ट, ये हो गया जी यहाँ पे, ठीक है जी। पहले तो मैं जी इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँ, और इस गाइडलाइन का काम वहां पे खत्म, और यहाँ ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ, ठीक है जी। एक यहाँ से ले लेते हैं और यूं लगा देते हैं, थोड़ा सा जूम करके काम कीजिए, ठीक है। आई थिंक ये ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि जी इसको मैं हटाकर यहाँ पे कहीं रख देता हूँ। अब इस वाले रेक्टेंगल को हम सेलेक्ट करेंगे, ऐड एंकर पॉइंट टूल ले लेंगे, और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे, और इसको मूव कराते हुए यहाँ तक लेके आएंगे, 1 और 2, ये 2 mm का था, ठीक है जी। ऐसे ही हम ऊपर वाले को भी करेंगे, ऊपर वाले इस एंकर पॉइंट को मूव करेंगे 1 2, ठीक है जी, कुछ ऐसे, तो हमें कुछ इस तरह का शेप मिल जाता है। अब ये हमने इसलिए किया है ताकि ये जो बंद होने वाला है, खुलने वाला है, क्योंकि ये बार बार बंद भी होगा और खुलेगा भी, तो ये इस पार्ट को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हमने कुछ इस तरह का शेप इसको बनाया, ठीक है जी। अब जी चलिए नीचे चलते हैं, और नीचे का पार्ट बना लेते हैं। इसको मैं बाहर कर देता हूँ, और मैं इन गाइडलाइन को डिलीट मैं कर दूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। तो मैं इसका एक डुप्लीकेट कर रहा हूँ इस रेक्टेंगल का, और यहाँ लगा रहा हूँ।
उसके बाद जी इसको कर देंगे हाफ, ऐसे। ये देखिए सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, मैंने इसको कर दिया हाफ। अब जी वो जो रेक्टेंगल बड़ा वाला हमने रखा था, उसको ड्रैग करके लेके आते हैं, और चाहो तो उसको यहाँ पे ऐसे लगा लो, या फिर आप इसको अलाइन कर लो। मैं तो कहूँगा आप अलाइन कर लो, बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट पे कुछ इस तरह से। अब इसका एंगल थोड़ा सा ऊपर वाले से अलग होगा। क्यों अलग होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं इस लाल वाले बॉक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे गाइडलाइन लगाएंगे एक सेंटर में इस तरह से, और जी एक ऊपर से लाकर इसको सेंटर में। ठीक है जी, एक लगाना है हमने यहाँ पे, एक को लगा देंगे जी यहाँ पे। अब इसको चाहो तो बाहर कर लो, क्योंकि फिर से हम इसको यूज में लेंगे। नीचे वाले रेक्टेंगल को हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम ऐड एंकर पॉइंट टूल ले ले रहे हैं, और यहाँ पे एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे। ठीक है जी, अब इसको मूव कराते हुए ये यहाँ पे जो है, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला नहीं, ये जो सेकंड वाला है गाइडलाइन जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, वहां तक लेके आएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। चाहो तो आप माउस का भी यूज कर सकते हो, पर मैं माउस का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं एरोस की का यूज कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा आगे मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस एंकर पॉइंट को इस वाले गाइडलाइन तक लेके आएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। थोड़ा सा गाइडलाइन से पहले ही मैं रोक दूंगा, वो इसलिए क्योंकि मैं दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको राउंडेड कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने राउंडेड किया है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल शार्प एज हो रहा था इसलिए। अब देखिए जी यहाँ पे आ जाते हैं, और इस वाले रेक्टेंगल को लेके पहले मैं गाइडलाइन को हटा दूं, और इन दोनों को हम जी करेंगे अलाइन। तो पहले करेंगे टॉप और फिर करेंगे लेफ्ट। ये आ गया जी यहाँ पे। अब जी मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे एक लगाएंगे गाइडलाइन को, एक लगाएंगे जी यहाँ पे गाइडलाइन को। ठीक है जी, इसको फिर से हटा देंगे, और ये वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके एड एंकर पॉइंट टूल लेके यहाँ पे एंकर पॉइंट लगाएंगे 1 2। ठीक है जी, और ये मैं एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन पे 1 2 कुछ इस तरह से। तो ये देखिए ये आपको अलग लग रहा होगा बिल्कुल, और ऊपर वाला जो हमारा अपर फ्लिप एंगल है वो अलग है। वो इसलिए है, देखिए अपर फ्लिप एंगल का काम अलग होता है, और बॉटम फ्लिप एंगल का काम अलग होता है। अपर फ्लिप एंगल बार बार खुलते हैं और बार बार बंद भी होते हैं। ठीक है जी, इसको इसीलिए इस तरह से डिजाइन किया गया है। लेकिन बॉटम फ्लिप एंगल जो होता है उसको एक बार सील कर दिया जाता है तो सील ही रहता है। और एक बात कि जैसे कि मैंने बताया था कि अगर जार ग्लास का होगा तो उसमें वेट होगा ज्यादा, उसमें प्रोडक्ट भी होगा तो वो और ज्यादा वेट हो जाएगा। अब उसको अंदर इस बॉक्स में संभाल के रखने के लिए, बाहर ना निकलने के देने के लिए उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो इसका दूसरा पार्ट भी आएगा इधर। तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करते हुए उसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। डुप्लीकेट हो गया, और इसको फ्लिप कर देंगे। चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आ जाना रोटेट टूल के नीचे, रिफ्लेक्ट टूल का यूज कर लेना। ठीक है जी, ऑलराइट। सो यहाँ पे जी कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। अब देखिए इसके साथ में आएगा फ्रंट साइड। ये हो गया जी राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया बैक। अब यहाँ पे आएगा फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड के लिए इसी का ही एक डुप्लीकेट करेंगे और इसको इसके साथ में लगा देंगे। ठीक है जी, फ्रंट साइड के साथ में आएगा ग्लू मार्जिन या ग्लू स्पेस भी कह सकते हो। अब ग्लू मार्जिन क्या है पहले हम बना लेते हैं, फिर उसको मैं बताता हूँ क्या चीज है। मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक बार फिर से कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ग्लू मार्जिन का जो साइज होता है वो 10 mm में, विड्थ में 10 mm होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म के पैनल में जाएंगे, रेफरेंस पॉइंट हम राइट को लगाएंगे क्योंकि हम उसको राइट की तरफ लेके आएंगे। अब विड्थ में वैल्यू डालेंगे 10 mm और एंटर प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है जी, वापस मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। अब थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ऊपर का एंकर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इसको 5 mm नीचे की तरफ मूव करेंगे इस एंकर पॉइंट को। 1 2 3 4 5।
कुछ इस तरह से। अब नीचे वाले एंकर पॉइंट को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से। अब ये हो गया जी हमारा ग्लू मार्जिन। ग्लू मार्जिन का काम ये होता है जी, ये जो मार्जिन है इस साइड में आके इस पार्ट के अंदर की तरफ पेस्ट होगा। जब ये पेस्ट हो जाएगा ये पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे नीचे एक पार्ट आएगा इसमें और उसमें, ठीक है जी। उसको कहा जाता है फ्लिप लॉक, बॉटम फ्लिप लॉक। ये जैसा ये अपर फ्लिप लॉक है, नीचे आएगा बॉटम फ्लिप लॉक। यहाँ पे अलग तरीके से बनाएंगे और यहाँ वाला अलग तरीके से बनाएंगे, ठीक है जी। पहले इधर वाला बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं इसका ड्रैग करके इसका डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ लगा देंगे। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और फिर से एक बार कोशिश करके यहाँ पे लगा देते हैं। सही जगह पे बिल्कुल लगाना है आपने, ठीक है जी। थोड़ा सा जूम करके भी देख लीजिए। अब ये करेंगे जी, सबसे पहले तो ये करेंगे, इसको कर देंगे हाफ, यहाँ तक इसको ड्रैग करके लेके आएंगे। ये देखिए सेंटर दिखा रहा है, छोड़ दीजिए। सो इतना होने के बाद जी अब लेके आते हैं इस वाले रेक्टेंगल को, यहाँ पे लगाएंगे यू करके, ठीक है जी। दोनों को सेलेक्ट करके एक बार अलाइन भी कर लीजिए। मैं इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से सेलेक्ट रहने देंगे और पाथ फाइंडर के पैनल में जाएंगे। एक काम ये करते हैं कि इसका एक डुप्लीकेट करके रख लेते हैं, क्योंकि एक बार और हम मिलेंगे। तो इसको सेलेक्ट करके इसको कर देते हैं यूनाइट, तो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है, ठीक है जी। कुछ इस शेप का। ये रेड हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको ब्लैक कर देते हैं। ये लीजिए ब्लैक हो गया। अब यहाँ से ले लेंगे जी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और यहाँ से लेकर इन सभी एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह से। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे एंकर पॉइंट। अब देखिए एंकर पॉइंट का जो mm था, तो हमने यहाँ पे कितना लिया था, 12। अब उसका हाफ करना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो हाफ के लिए हम 6 कर देते हैं, 6 mm और एंटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉटम फ्लिप लॉक का एक दूसरा पार्ट हम बनाएंगे फ्रंट साइड में। देखिए एक बैक साइड में आ रहा है, एक फ्रंट साइड में आ रहा है। तो इसका दूसरा हिस्सा बनाने के लिए तो यहाँ पे इसका मैं एक डुप्लीकेट कर रहा हूँ, यूं करके, ऐसे करके, ठीक है जी। उसके बाद जी एक काम ये करेंगे, ये जो ले लेंगे रेक्टेंगल को, मैं यहाँ पे कहीं लगा रहा हूँ ऐसे करके और यू लगा देते हैं इसको। यू लगाने के बाद जी एक गाइडलाइन को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इस रेक्टेंगल के ऊपर, ये देख लीजिए कुछ इस तरह से। उसके बाद जी मैं इस गाइडलाइन को ऊपर की साइड में लगा रहा हूँ यहाँ पे, और इस वाले को यहां तक लेके आ रहा हूं, ठीक है जी। ये देखा आपने क्या किया मैंने। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैं अंडू कर रहा हूँ। ये देखिए पहले मैंने इस बॉक्स को लगाया इस बॉक्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप गाइडलाइन लगा दीजिए, ठीक है। ये हो गया जी आपका गाइडलाइन, ये आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी गाइडलाइन के साथ में ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसको लेके आना है यू, और इस वाले बॉक्स को भी अंदर लेके आना है यू। गाइडलाइन को आप हटा देंगे और दोनों को पहले तो अलाइन में कर लूं यहाँ से हॉरिजॉन्टली, ठीक है जी। डीसेलेक्ट करके अब इस वाले रेड वाले बॉक्स को मैं अरेंज में जाकर ब्रिंग टू फ्रंट कर रहा हूँ। दोनों को सेलेक्ट करके और पाथ फाइंडर में जाएंगे और इसको माइनस फ्रंट कर देंगे। तो देखिए ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये पहला हिस्सा हो गया, ठीक है जी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन ले रहा हूँ और इन तीनों को मैं सेलेक्ट करके देखिए कॉर्नर्स का यहाँ पे है, कॉर्नर्स के लिए यहाँ पे 6 mm देखिए हमने यहाँ पे भी डाला था, तो 6 mm हम यहाँ पे भी डालेंगे, ठीक है जी। कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, बात यहाँ खत्म नहीं हुई, अब ये बहुत कुछ है। तो पहले तो मैं इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर रहा हूँ और पहले इसको अलाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे अलाइन टू में जाकर आर्टबोर्ड सेलेक्ट करेंगे और इसको आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर पे लेके आएंगे। एक काम ये करते हैं, देखिए आर्टबोर्ड इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, आर्टबोर्ड को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं करना है क्योंकि हमने ब्लीड वगैरह भी क्रिएट करना है, तो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा छोटा भी रखने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है, ठीक है जी। उसके बाद मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर रहा हूँ। लेयर में आऊंगा, एक न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे
क्रीज लाइन। ठीक है जी, तो क्रीज लाइन के लिए, अब क्रीज लाइन क्या चीज है जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं। देखिए ये बॉक्स में आप फोल्ड देख रहे हो, ये जहां जहां से फोल्ड हुआ है इसको कहते हैं क्रीज लाइन। ठीक है, क्रीज लाइन में ये होता है कि जहां जहां से हम मार्किंग करेंगे वो वहां वहां से एक मशीन से पंच करके मशीन से ही फोल्ड किया जाता है। तो जब तक हम मार्किंग नहीं करेंगे तो किसी को क्या पता कहाँ से ये फोल्ड होना है। तो क्रीज लाइन लगाना बहुत जरूरी है। क्रीज लाइन के लिए देखिए ये जो बाहर का है ये नहीं कहा जाता है इसको क्रीज लाइन, अंदर वाले लाइन को ही क्रीज लाइन कहा जाएगा। ठीक है, ये जो बॉर्डर में है आपको दिख रहा है लाइन, इनको सेलेक्ट नहीं करना है, शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके और अंदर वाले सभी लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यूं, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे, यूं और यूं करके सेलेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी कर लीजिए। एडिट में जाके कॉपी, क्रीज लाइन वाले लेयर को सेलेक्ट करके एडिट में जाकर पेस्ट इन प्लेस कर दीजिए। सेलेक्ट ही रखेंगे, डीसेलेक्ट बिल्कुल मत करिए। पहले तो उसका कलर मैं चेंज कर दूं ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आए। ब्लू मैंने कर दिया, आप जो भी कलर लेना चाहो ले सकते हो। स्ट्रोक में मैं 1 पॉइंट रख रहा हूँ और स्ट्रोक के अंदर जाके डैश लाइन ले रहा हूँ। डैश लाइन में मैं 5 पॉइंट का इसका डैश लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं, ये देखिए ब्लू कलर के डैश लाइन चल रहे हैं। ये हो गया जी हमारा क्रीज लाइन। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, बाद में आपको शो करके फिर से दिखाऊंगा। अब मैं ये करूंगा जी, एक और लेयर क्रिएट करेंगे और इस लेयर का नाम ब्लीड रख लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा ब्लीड। अब ब्लीड के लिए ये करेंगे जी, सबसे पहले तो इन सभी को मैं सेलेक्ट कर लूं, यूं करके, या कंट्रोल ए से भी आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। पाथफाइंडर में आके इसको यूनाइट कर देंगे। ये हो गया जी यूनाइट, सेलेक्ट ही रहने देंगे। उसके बाद जाएंगे ऑब्जेक्ट, पाथ और ऑफसेट पाथ में आ जाएंगे। अब प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए ऑफसेट को हमेशा यहाँ पे रखिए 3 mm। 3 mm से ज्यादा भी रखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो रख सकते हो पर कोई फायदा नहीं होगा। कम तो बिल्कुल भी मत रखना। ठीक है, और मैं ओके कर रहा हूँ, सेलेक्ट ही रहने देंगे। इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, कलर को मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, और एडिट में जाके इसको कट भी कर दूंगा। कट हो गया यहाँ से। अब मैं ऊपर ब्लीड वाले लेयर को सेलेक्ट करूंगा, एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर दूंगा। यहाँ पे हो गया जी प्लेस। ठीक है जी, ये हो गया हमारा ब्लीड। अब इसको भी मैं हाइड कर दूं, नीचे आ जाएंगे। ये जो लेयर है, फर्स्ट वाला जो हमारा लेयर है, डबल क्लिक करेंगे, इसका नेम क्या दें, डाई कट लाइन कर देते हैं। ठीक है जी, डाई कट लाइन हो गया। तो डाई कट लाइन का जो साइज है, पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूं। याद रखिए कि डाई कट लाइन के जो साइज है, यानी कि जो उसका लाइन का जो विड्थ होगा, वो कम से कम रखने की कोशिश कीजिए। 0.5 में रख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, और इस लेयर को हमेशा ऊपर रखना है, सबसे ऊपर रखना है आपने। ब्लीड को सबसे नीचे रखना है, क्रीज लाइन बीच में कहीं झूलता रहेगा। आगे की चीज मैं और भी आपको डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी मैं आपको दिखा दूं कि देखिए हमने 3 चीजें यहाँ पे क्रिएट कर ली। देखिए, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको समझा दूं। ये हो गया जी ब्लीड और ये हो गया जी डाई कट लाइन। अब डाई कट लाइन का काम ये होता है कि जी ये जो बॉक्स का जो आप शेप देख रहे हो कुछ इस तरह से, ये शेप आपको डाई कट लाइन से ही मिलेगा। डाई कट लाइन का मतलब ये होता है कि इस लाइन से, ये जो ब्लैक वाला लाइन चल रहा है आपको दिख रहा है, इस वाले लाइन से इसको अलग से आपको सेव करना पड़ेगा और अपने क्लाइंट को देना पड़ेगा। इस वाले लाइन से एक डाई बनती है, कटिंग की डाई, उस डाई को लगाया जाता है कटिंग की मशीन को। और जब ये बॉक्स बन जाता है, ठीक है, ये प्रिंट हो जाता है, किसी शीट पर ही प्रिंट होगा, उस शीट के ऊपर उस डाई से पंच किया जाता है। जब पंच करेंगे तो इस तरह से शेप आ जाता है। ठीक है जी, ये काम है डाई कट लाइन का। अब जिनको क्रीज लाइन का नहीं पता है उनको तो बता दिया मैंने, ठीक है, डाई कट लाइन का भी मैंने बता दिया। अब ब्लीड क्या चीज है, ब्लीड के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा आपको ब्लीड का क्या चीज है, अब ब्लीड का क्या काम है। अब आपने आखिर में ये करना है जी, अपने क्लाइंट को, अगर प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो अपने क्लाइंट को ये करना कि जी जितने भी नीचे डाई कट लाइन के अलावा जो भी लेयर होगा उन सबको हाइड कर देना और इसको सेव करना है
किसी एक फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपका क्लाइंट आपको कह रहा हो उसी फॉर्मेट में सेव करके उसको दे देना। दूसरा एक और आपने सेव करना है जो आपने डिजाइन बनाया होगा, ठीक है जी, जो बॉक्स का डिजाइन बनाया होगा वो नेक्स्ट हम ट्यूटोरियल में देखेंगे जरूर। उसको अलग आपने फॉर्मेट में सेव करना है, इलस्ट्रेटर के या ईपीएस के या जिसमें भी आपका क्लाइंट कह रहा हो उसमें आप सेव करके उसको दे देना, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले इलस्ट्रेटर में पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल के साथ एक बार फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।